अच्छा जी फैज, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। चलें आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हम सोर्सेस ऑफ, क्या किसी का माइक ऑन है? सोर्सेज ऑफ इस्लाम सर, रमजान टाइम मैनेज नहीं होता, बहुत ज्यादा लेजीनेस। यार हाँ, लेजीनेस मुझे रमजान के बाद भी होती है और काफी लोगों को रमजान के बाद होती है। लेकिन फिर अब आपने करना तो है ना। और आप मतलब पाकिस्तान का सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम पास करना है तो आपने ये लेजीनेस को खत्म करना होगा। ठीक है, जिंदगी में और बड़े मसाइल होते हैं, लेजीनेस इतना बड़ा मसला होना नहीं चाहिए। खैर, चलें अब हम आते हैं टॉपिक पे। तो सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ हमने कुछ डिस्कस की थी। प्राइमरी सोर्सेज हमने कुरान एंड सुन्ना डिस्कस की थी। उसके बाद इजमा जो है सेकेंडरी सोर्स है, उस पे आज हम डिस्कशन शुरू करने लगे हैं। अ, ठीक है। तो सबसे पहले हम अब आगे भी जो सोर्सेज डिस्कस करेंगे, सबसे पहले उनकी लिटरल मीनिंग देख लेंगे, उसकी टेक्निकल मीनिंग देखेंगे, और फिर हम कंडीशंस डिस्कस करेंगे और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। क्योंकि इन पे जो है ना क्वेश्चन जो आता है वो एज अ होल ही आता है कि सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ आप जो है ना वो डिस्कस करें। सही, किसी पर्टिकुलर सोर्स पे इजमा और इज्तिहाद के अलावा क्वेश्चन मैंने कभी नहीं देखा, ना ही कभी नोट देखा है। कभी ऐसा नहीं होगा कि उर्फ पे जो है ना वो 20 नंबर का सवाल आ जाए। ठीक है। नहीं ऐसा होगा कि या हुआ तो नहीं है आज तक। नहीं ऐसा हुआ है कि बुरासला पे 1 नंबर का 20 नंबर का सवाल आ जाए। ना ही जो है ना वो इस्तेसान पे 20 नंबर का सवाल कभी मैंने देखा है। तो इसलिए उनको हमने थोड़ा सा लिमिटेड रखा है कि अगर नोट आ जाए तो फिर हम उसको अटेम्प्ट कर लें। लेकिन 20 नंबर का सवाल आया नहीं है कभी, और आने के चांसेस भी नहीं है सच। ठीक है, इजमा जो है ना वो डिटेल में हमें करना होगा क्योंकि इस पे आता है 20 नंबर का सवाल। अच्छा, इजमा की लिटरल मीनिंग क्या होती है? कंसेंसस और एग्रीमेंट। ठीक है, ये आपने याद करनी है। इजमा का मतलब क्या है, पढ़ लेते हैं। इजमा रेफर्स टू यूनानिमस एग्रीमेंट of Islamic scholars on a legal issue after the death of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। ठीक है। इस डेफिनेशन में एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कोई चीज मिस कर देंगे आपकी डेफिनेशन गलत हो जाएगी। अगर आप यूनानिमस एग्रीमेंट मिस कर देंगे आपकी डेफिनेशन गलत हो गई। क्योंकि यूनानिमिटी जो है ना वो इजमा को इजमा बनाती है। अगर 6 लोग आपस में कंसेंसस कर लें तो वो इजमा नहीं कहलाएगा। मेजोरिटी ऑफ इस्लामिक उम्मा या मेजोरिटी ऑफ स्कॉलर्स को जो है ना अगर आप लेंगे तभी वो इजमा कहलाएगा। ठीक है। और इसके बाद फिर इस्लामिक स्कॉलर्स अगर आप ये हटा देंगे या मुजतहिदीन हटा देंगे तब भी आपकी डेफिनेशन गलत हो जाएगी। सही है, मतलब आम लोग आपस में अगर यूनानिमस एग्रीमेंट कर लें, ठीक है, आप और मैं क्लास में बैठ के कर लें, तो वो हमारा इजमा होगा, वो इस्लामिक इजमा नहीं होगा, वो वैलिड नहीं होगा। क्या नाम है, इस सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ बनने के लिए। ठीक है, मतलब वो कानून इस्लाम में नहीं इस्तेमाल हो सकेगा। ठीक है, हमने आपस में एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है। और एक और इसमें जो कंडीशन है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जो है ना वो इजमा हुआ हो। ठीक है। ऐसे नहीं है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे कोई इजमा कर लिया, सहाबा ने, वैसे तो ऐसे हो नहीं सकता, लेकिन अगर वहां पे कुछ हुआ लेकिन वो सुन्नत से हटके है तो वो इजमा नहीं वैलिड होगा। ठीक है, यहाँ पे कंडीशंस भी नीचे लिखी हुई हैं, यही जो हमने ऊपर डिस्कस कर दी हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, उसके बाद ही कोई कंसेंसस होगा। क्योंकि देखिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम का इजमा जो है हम क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि उस वक्त तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मौजूद थे सही और गलत की निशानदेही करने के लिए। ठीक है, अगर कोई इजमा हो भी रहा है तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे रेटिफाई कर सकते हैं, क्या ये सही है क्या ये गलत है। ठीक है, फिर तो उसको प्राइमरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ की कैटेगरी पे हम लेके चले गए ना। ठीक है, पर सेकेंडरी सोर्स तो रही नहीं क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको रेटिफाई कर लिया। हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी ना सुन्ना की, कौन कौन सी पढ़ी थी मुझे बताइएगा, कोई भी लिख दे।
कौली फेली तकरीरी। ठीक है, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों तरीकों में से कोई भी तरीका अपनाया हो किसी इजमा को लेके, तो वो सुन्नत की कैटेगरी ले ले। ठीक है। अच्छा, अब पार्ट बी क्या है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, वेल डन। अच्छा, पार्ट बी क्या है? कैन नॉट बी एन इंडिविजुअल एक्ट, ये मैंने पहले ही आपको बता दी। भाई यूनानिमस एग्रीमेंट होना चाहिए, किसी एक बंदे का जो है ना वो फैसला नहीं होना चाहिए। अगर एक बंदे की बात होगी तो वो तो इज्तिहाद कहलाएगा, वो आपका इजमा तो नहीं हुआ। ठीक है। और लेड बाय अ मुज्तहिद, मतलब जो करने वाले हैं, ठीक है, उनका मुज्तहिद होना जरूरी है। इस्लामिक स्कॉलर। अच्छा, मुज्तहिद की ना सात कैटेगरीज बोल रहा हूँ, सात कंडीशंस हैं जो किसी को भी किसी के लिए भी मुज्तहिद, मतलब किसी का भी मुज्तहिद होने के लिए जरूरी है। सात कंडीशंस। ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जब इज्तिहाद का टॉपिक करेंगे। वैसे ज्यादा कंडीशंस कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग कम कंडीशंस लिखते हैं। मैंने जिस किताब से पढ़ा था मुझे बहुत अच्छी लगी और ऑथेंटिक भी है, तो वो सात कंडीशंस है, वो हम डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो इजमा का हमें कॉन्सेप्ट समझ आ गया। इजमा क्या है? यूनानिमस एग्रीमेंट है। किसका यूनानिमस एग्रीमेंट है? इस्लामिक स्कॉलर्स का। ठीक है, किस पे? लीगल इशू पे, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद। ये चार चीजें जब आप लिखेंगे, या कंडीशंस ऑफ इजमा जब आप मिला के लिखेंगे, तब आपकी डेफिनेशन सही करार पाएगी। ठीक है, ये कुछ डेफिनेशंस में बोलता हूँ ना, ओन वर्डिंग्स में लिख लेंगे। ये ऐसी डेफिनेशंस हैं, ओन वर्डिंग्स में लिखें, लेकिन उसमें ये चार चीजें आपने लाजमी मेंशन करनी है। ठीक है, इजमा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? इसमें सवाल है तो पूछ लें, वरना हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, किसी का सवाल नहीं आ रहा, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक हो गया, गुड हो गया। टाइप्स ऑफ इजमा। छह टाइप्स ऑफ इजमा हमें नजर आते हैं, हमें मिलते हैं। ठीक है, एक को हर एक को हम ना वन बाय वन डिस्कस करते हैं। कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट का इजमा। ठीक है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जो सबसे ऑथेंटिक इजमा कंसिडर किया जाता है ना, वो सहाबा का इजमा कंसिडर किया जाता है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट, बल्कि ये बाइंडिंग होता है हम सब पे। ठीक है, जिस तरह कुरान और सुन्नत हम पे बाइंडिंग है ना, कि उसमें जो हुक्म दिया गया है वो हमें मानना है, वो एज अ हुक्म ऑफ इस्लाम मानना है। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर्स कहते हैं जो सहाबा का इजमा है ना, वो भी हमने हुक्म इस्लाम की तरह मानना है। ठीक है, इसकी दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स। सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दौर में एक मसला आया था कि अगर किसी के वालिद की डेथ हो गई है, तो क्या दादा को या ग्रैंडफादर को ये हक हासिल है कि वो वेल्थ इनहेरिट कर लें? तो सहाबा ने एक कंसेंसस के बाद ये डिसीजन लिया कि हाँ, उनको बिल्कुल हक है कि वो इनहेरिट करें। ठीक है, तो आज भी अगर ये सिचुएशन अराइज हुई, हालांकि हमें कुरान और सुन्नत में ये मसला नहीं मिलता, लेकिन अब हम नेक्स्ट कहां जाएंगे? ठीक है, हमें फैसला तो देना है, कोर्ट में ये मसला चला गया, अब फैसला देना है क्योंकि पैसे की बात है। फर्ज करें कि 10 करोड़ का कोई अमाउंट है, वो इनहेरिट होना है। ठीक है, स्टेक्स हाई हैं। अब आप किस बेसिस पे फैसला देंगे? अगर हमें कुरान में नहीं मिल रहा, अगर हमें सुन्नत में नहीं मिल रहा, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स है? इजमा है। और सबसे ज्यादा ऑथेंटिक इजमा किसका है? सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हा का सबसे ज्यादा ऑथेंटिक इजमा है। तो आज भी अगर ये मसला आया कि भाई वालिद साहब नहीं है मौजूद, तो क्या उनकी गैर मौजूदगी में ग्रैंडफादर इनहेरिट कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज भी फैसला होगा तो इस कानून के मुताबिक होगा। ठीक है, एक और इसमें एग्जांपल दी गई है, कंपाइलेशन ऑफ कुरान। अगेन, ये सहाबा का इजमा था और उनका कंसेंसस था कि कंपाइलेशन हमें करनी चाहिए ताकि हम इसको प्रिजर्व कर सकें। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? इजमा ऑफ द थ्री जनरेशंस।
सही है। सबसे ऑथेंटिक हमने इजमा डिस्कस कर लिया, किसका था? सहाबा का था। सहाबा के बाद जो मोस्ट ऑथेंटिक या मोस्ट अथॉरिटेटिव इजमा है वो किसका होगा? वो होगा ताबईन का और तबा ताबईन का। अब ताबईन और तबा ताबईन क्या है, और थ्री जनरेशन्स कौन सी जनरेशन्स है? देखें, ताबईन आप लोग बताएं, वैसे आपको पता है किसी को ताबईन किसे कहते हैं और तबा ताबईन किसे कहते हैं? किसी को पता है तो वो टाइप करके बता दे, नहीं पता तो मैं अभी बता देता हूँ। ताबईन जो सहाबा के साथ है, ताबईन जिन्होंने सहाबा को देखा हो लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं, ताबईन जिन्होंने सहाबा को देखा हो, उसने सहाबा को देखा हो, ताबईन जिन्होंने सहाबा को देखा हो। बिल्कुल, बिल्कुल। इनको आप ये कह दें कि इन्होंने सहाबा को देखा है, या इनको कह दें कि सेकंड जनरेशन आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, दोनों सही है चीज। ठीक है, अगर हम कॉमन लैंग्वेज या मतलब या लेमैन टर्म्स में अगर हम बात करें तो यही यही चीज है कि उन्होंने सहाबा को देखा। और तबा ताबईन कौन है? जिन्होंने ताबईन को देखा, या थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन किसको बोलेंगे यहाँ पे? सहाबा को। सेकंड जनरेशन ताबईन। थर्ड जनरेशन किसको बोलेंगे? तबा ताबईन। अब इन्होंने अगर कोई इज्तिहाद किया आफ्टर द सहाबाज, सॉरी, इन्होंने कोई इनका कोई इजमा हुआ, तो आफ्टर द सहाबाज इजमा इनका इजमा सबसे ज्यादा ऑथेंटिक होगा। ठीक है, तब ताबईन जिन्होंने ताबीन को देखा हो, बिल्कुल सही है। ठीक है, गुड। अच्छा, अब इसकी मिसाल हम देख लेते हैं। ये तीन मिसालें लिखी हुई हैं, एक आध हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ टेम्पररी मैरिज। ठीक है, ये एक और मसला था जो कि ताबईन और तबा ताबईन के सामने आया। ठीक है, लेकिन उन्होंने फिर क्या किया, क्योंकि उनको पता था कि सहाबा का भी कंसेंसस है कि टेम्पररी मैरिज डिसअलाउड कर दी जाए, तो उन्होंने डिसअलाउ कर दी। और अब हमारे लिए यही रूलिंग है कि टेम्पररी मैरिज डिसअलाउड है। ठीक है, सुन्नी फिक में ये डिसअलाउड है। चले, हम फिक को नहीं डिस्कस करते, हम सिर्फ इस तक रहते हैं कि चले ये डिसअलाउड है। अच्छा, प्रोहिबिशन ऑफ म्यूजिक एंड सिंगिंग। अच्छा, ये मसला भी आया था कि क्या ये हलाल है, क्या ये हराम है, और कितना, मतलब इसका क्या पोर्शन हलाल है, क्या पोर्शन हराम है। ठीक है, तो इसमें भी जो है ना, वो ओपिनियन यही आया कि इसको हराम करार दिया जाए। अच्छा, इसकी बहुत अगर डिटेल में जाए ना, तो इसमें कुछ एक्सटेंट्स डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन हम उन एक्सटेंट्स पे नहीं जाते कि भाई जैसे डफ जो है ना, वो काफियों के नजदीक हलाल है, या अगर आप वैसे ही टेबल बजा दें तो ये हलाल है, तो उसमें नहीं जाते, हम इसको सिंपल रखते हैं। अच्छा, प्रोहिबिशन ऑफ वुमेन ट्रेवलिंग विदाउट अ महरम। ठीक है, ये भी एक मसला पेश आया था उस जमाने में, और फिर यही जो है ना डिसीजन लिया गया कि वुमेन कैन नॉट ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट अ महरम। ठीक है, तो ये जो मसले थे ये ताबईन और तबा ताबईन के जमाने में मसले आए थे, और फिर उन्होंने आपस में कंसेंसस किया, और उनका कंसेंसस हम एज अ सोर्स ऑफ लॉ आज इस्तेमाल कर रहे हैं या कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद थर्ड क्या इसमें हमें मिलता है? इजमा ऑफ ज्यूरिस्ट्स। अच्छा, अब जो उसकी बात सबसे मोस्ट ऑथेंटिक, ठीक है, जो इजमा है वो ज्यूरिस्ट्स का इजमा है या फुकहा का इजमा है। ठीक है, लीडिंग फुकहास को अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि कौन कौन थे, वो आपके सामने लिखे हुए हैं। इमाम अबू हनीफा रजी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम शाफी रजी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम अहमद इब्ने हम्बल रजी अल्लाह तआला अन्हु। ये चारों लीडिंग फुकहा थे, और स्कूल ऑफ थॉट्स भी हैं हमारे पास चार, जो कि इनकी टीचिंग्स की बिना पे हमें बने हुए मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो इजमा डिस्कस किया, सबसे मोस्ट ऑथेंटिक इजमा किसका था? सहाबा का था। उसके बाद ताबईन, तबा ताबईन, उसके बाद इजमा ऑफ ज्यूरिस्ट्स। ठीक है, अब इसमें हमने देखना है कि कुछ एग्जांपल्स इनकी देख लेते हैं कि इनको क्या मसले उसमें नजर आए,
और फिर इन्होंने उसमें क्या फैसले दिए। क्या जुम्मे की नमाज के टाइम बिजनेस करना हलाल है, हराम है, या इसके बारे में क्या मतलब कहा जाए। ठीक है, तो उन्होंने उस पे ये ओपिनियन दिया कि जुम्मे के टाइम बिजनेस करना प्रोहिबिटेड है। और यही प्रैक्टिस हमें सऊदी अरेबिया में तो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होती है, पाकिस्तान में भी हमें बहुत हद तक नजर आती है कि ऑफिसेज का मतलब उस वक्त ऑफिसेज बंद कर दिए जाते हैं, बिजनेसेस बंद कर दिए जाते हैं। बाहर अगर कोई भी फ्रूट बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, तो वो बंद करके जो है ना वो जुम्मे की तरफ चले आते हैं। ठीक है, तो एक मसला ये उस जमाने में आया था जिसकी बिना पे ये फतवा दिया गया कि उस टाइम प्रोहिबिटेड है कोई भी बिजनेस करना। अच्छा, क्या फीमेल्स किसी भी मॉस्क में लीड कर सकती हैं मतलब नमाज। तो उस टाइम ये जो है ना उस टाइम के जूरिस्ट ने वो ये ओपिनियन दिया था, नहीं वो नहीं लीड कर सकती। तो आज अगर किसी को ये ओपिनियन लेना हो कि हाँ भाई लीड कर सकती है नहीं कर सकती है, आज किसी को कोई ये मसला दरपेश आए, तो फिर वो किसको फॉलो करेंगे। वो जो इजमा ऑफ जूरिस्ट ने जो फैसला दिया था ना, उसको फतवा समझ के आज फॉलो किया जाए। ठीक है, इसी तरह प्रोहिबिशन ऑफ सेलिंग अल्कोहल एंड पॉर्क, क्योंकि ये खुद हराम है इसलिए इनको सेल करना भी हराम है। ये भी इजमा जो है ना हमें जूरिस्ट के टाइम से मिलता है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हम देखते हैं इजमा ऑफ स्कॉलर्स। अच्छा, तो क्या ज्यूरिस्ट जो थे वो स्कॉलर्स नहीं थे, या क्या वो उल्मा नहीं थे। नहीं, वो बिल्कुल उल्मा थे। ये जो कैटेगरी है ना, ये एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ स्कॉलर्स पे बात कर रही है। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। अ कंसेंसस अमंग स्कॉलर्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड कैरीज लीगल वेट बट डज नॉट हैव टू बी बाइंडिंग फोर्स एज इजमा ऑफ द सहाबा, बट डज नॉट हैव द सेम बाइंडिंग फोर्स एज इजमा ऑफ द सहाबा। ठीक है, फर्ज करेंगे आज से 500 साल पहले 50 साल के पीरियड तक एक इजमा एग्जिस्ट करता था। ठीक है, लेकिन आज के लोगों के लिए जरूरी नहीं है कि वो बाइंडिंग हो जिस तरह सहाबा का इजमा बाइंडिंग है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने तो दीन को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा। उनके 1000 साल बाद जो लोग हैं, हो सकता है कि उनको उस टाइम पे वो चीज सही लगी हो, लेकिन आज के टाइम पे वो चीज शायद हमें या आज के उलमा को सही ना लगे। हो सकता है कि उनको लगे कि नहीं, इसमें उनसे ये चीज फला फला चीज मिस हो गई, इसलिए उन्होंने ये फैसला दिया था। अब हम जो है ना इसको अलग तरीके से इंटरप्रेट करके हम अपना एक इजमा बना सकते हैं। ये चीज आप इन स्कॉलर्स के इजमा पे तो कर सकते हैं, लेकिन कुरान पे नहीं कर सकते आपके। कि भाई 1400 साल पहले कुरान में ही हुक्म दिया गया था कि शराब हराम थी, तो भाई उस वक्त ये हालात थे तो इसलिए हराम थी, आज जो है ना वो हम हलाल कर देते हैं। ऐसे आप कुरान पे नहीं कर सकते, आप सुन्नत पे नहीं कर सकते, सहाबा के इजमा पे नहीं कर सकते। ठीक है, हम बाकी ऐसे किसी इशू पे कर सकते हैं कि जो किसी पर्टिकुलर टाइम के स्कॉलर्स ने दिया था फतवा, और आज हमें लगता है कि नहीं ये जो है ना ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, तो हम वो कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें जो है क्या हमें नजर आता है किस इसमें जनरल एग्जांपल्स ही बनती हैं कि भाई देखे ना एज ऑफ एडल्टहुड। ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम के उलमा ने ये डिसाइड कर लिया कि 15 साल है। ठीक है, क्यों, अगर अगर प्यूबर्टी के साइंस ना आए तब भी 15 साल है। आज के स्कॉलर्स अगर लेट्स से कह देंगे 14 साल है, तो ये कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस पे सहाबा का तो इजमा नहीं है, जूरिस्ट का तो इजमा नहीं है। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर टाइम के स्कॉलर्स ने समझा था कि हाँ ये एज जो है ना बिल्कुल सही एज है, तो इसलिए हम इसको इस तरह करार दे सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आज के स्कॉलर्स कहें 14.5 साल है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी किसी ने कहा है, लेकिन अगर कहें तो इसमें जो है ना हमें मिल जाती है पॉसिबिलिटी कि हम थोड़ा सा डिविएट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स। अगर 500 साल या 100 साल पहले किसी ने, 500 साल पहले तो लाउड स्पीकर नहीं थे, 100 साल पहले या 50 साल पहले किसी ने लाउड स्पीकर को हराम करार दिया, उस टाइम के उलमा ने इस इजमा के जरिए लाउड स्पीकर के यूज को हराम करार दिया, या मीडिया के यूज को कैमरा के सामने आने को हराम करार दिया। लेकिन आज के जो स्कॉलर्स हैं ना, वो अपने किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। ठीक है,
तो आज वो समझते हैं कि नहीं, लाउड स्पीकर का तो इस्तेमाल हलाल है, मतलब आप इसको अजान के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप करेंगे। द मीटिंग इज बीइंग ट्रांजैक्टेड, राइट। अच्छा, ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम अगली यूज करा। यार अभी मैं थोड़ा सा जल्दी में कराता हूँ, रह ना जाए क्वेश्चंस में ना, थोड़ा सा एंड में ले लूंगा। अगर कोई फेलो की जो इशू आया था कि हलाल है, वो भी इजमा के थ्रू हल हुआ था, ठीक हो गया, सही हो गया। अच्छा, इजमा ऑफ द एंटायर उम्मा। अच्छा, अब इजमा ऑफ द एंटायर उम्मा क्या है? देखिए, एक हदीस भी है, चले हदीस को जब वो आएगी हम डिस्कस कर लेंगे। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि पूरी उम्मत जो है ना, वो कभी भी किसी गलती पे एग्री नहीं करेगी। हदीस का भी यही मफहूम है। मैं इसलिए कोट नहीं कर रहा था कि मैं वर्डिंग्स आगे पीछे ना कर दूं, लेकिन हाँ, बल्कि ये लिखी हुई है। नहीं, हदीस में लिखी हुई कि कहीं आएगी तो मैं, चले हदीस का मफहूम यही है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला था कि मेरी उम्मत कभी भी किसी गलती पे एग्री नहीं करेगी। मतलब कोई भी ऐसा एक गलत काम नहीं होगा कि उसमें मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर्स जो है ना वो एग्री कर जाए, या मेजॉरिटी ऑफ द, या मेजॉरिटी पूरी उम्मा जो है ना वो एग्री कर जाए। ठीक है, तो अगर पूरी उम्मत जो है ना वो किसी काम को सही समझ रही है ना, तो इसका मतलब हाँ ठीक है, वो सही है। अच्छा, क्या एग्जांपल्स हैं? यूजिंग मोबाइल एप्लीकेशंस फॉर मून साइटिंग। ठीक है, अब मोबाइल एप्लीकेशंस तो आज का फिनोमेना है, पहले तो एप्स होती नहीं थी। अगर पूरी उम्मत मोबाइल एप्लीकेशंस इस्तेमाल कर रही है ना, ठीक है, आप इसको बोलेंगे यार ये क्या चीज है, ये तो बड़ी लॉजिकल सी चीज है, मोबाइल एप्लीकेशंस में हलाल हराम कैसे कहाँ से आ गया, या ये कोई डिस्कस करने वाली बात है? ठीक है, लेकिन अब ये डिस्कस होते हैं टॉपिक्स, इस्लामिक सर्कल्स में डिस्कस होते हैं टॉपिक्स, और कुछ जवाब भी बनता है डिस्कस होने का। तो आज हर कोई क्या नाम है मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहा है, सिर्फ मून साइटिंग के लिए नहीं, और चीजों के लिए भी। लेकिन क्या मून साइटिंग के लिए मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल करना जायज है? तो हाँ भाई, पूरी उम्मत जो है ना वो इस्तेमाल कर रही है, इस बेसिस पे ना ये जायज करार दिया गया। ठीक है। अच्छा, अब हम अगली एक और एग्जांपल इनमें से उठा के देख लेते हैं। इस्लामिक बैंकिंग एंड ट्रस्ट फ्री फाइनेंशियल सिस्टम्स। The Muslim community, scholars and financial experts agreed on developing Sharia compliant banking systems to provide alternatives to conventional interest based finance। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ कि पूरी उम्मत ने एग्री कर लिया कि भाई मुशारका, मुरहाबा, और ये जो, चलें इसको हम कॉम्प्लिकेट नहीं करते, मैं इसको किस तरह सिंपल तरीके से बताऊं। चले इसकी डिटेल में हम जब हम इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इस्लाम पढ़ेंगे ना, तो मैं समझा दूंगा। अभी आप ये समझे, पूरी उम्मत ने ना इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम पे ना एग्री कर लिया कि हाँ भाई ये एक सही तरीका है बैंकिंग का, और हलाल तरीका है बैंकिंग। ठीक है, तो इस पे जो है ना ये कायम की जा सकती है राय कि पूरी उम्मत जो है ना वो गलत नहीं होगी। ठीक है, इस पे मैं आपको आर्ग्यूमेंट्स भी दूंगा, जब इकोनॉमिक सिस्टम हम पढ़ेंगे ना तो उसमें मैं ढेर सारे आर्ग्यूमेंट्स दूंगा कि किस तरह जो करंट इस्लामिक बैंकिंग में इकोनॉमिक सिस्टम है वो क्यों हलाल करार दिया गया है। ठीक है, और वो क्यों सूद नहीं है, वो प्रॉफिट लॉस शेयरिंग है। ठीक है, तो अभी आप इस एग्जाम्पल को फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट कर लें, बाद में हम इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। अच्छा। अच्छा, अब एक और इजमा है। हमने उम्मा का इजमा देख लिया, हमने सहाबा का इजमा देख लिया, हमने ताबईन तबा ताबईन का इजमा देख लिया। अभी हम मुस्लिम कम्युनिटी का इजमा, क्या इजमा है? ठीक है, अगर, अच्छा ये इजमा जो है ना ज्यादातर वैलिड तब था जब हम आइसोलेटेड रहते थे। ठीक है, जब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इतने ज्यादा नहीं थे, जब ट्रेवलिंग के मीन्स जो है ना वो इतने ज्यादा डेवलप नहीं थे। तो अगर किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में कोई रह के किसी इस्लामिक कंक्लूजन में पहुंचता है,
मतलब उनके जो स्कॉलर्स हैं अगर वो किसी कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं तो वो उनके लिए एक वैलिड इजमा है। ठीक है, लेकिन वो बाइंडिंग नहीं हो गया। लेट्स से अगर टर्की के उलमा किसी वैलिड कंक्लूजन पे पहुंचे, जो भी सारे क्राइटेरिया है इजमा को फॉलो करने के लिए उन्होंने फॉलो किए, अब वो एक कंक्लूजन पे पहुंच गए, तो उनके लिए सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ या जिस भी कंक्लूजन पे वो पहुंचे वो उनके लिए जायज है। अब यहाँ पे क्या है, अजान इन लोकल लोकल लैंग्वेज इन टर्की ड्यूरिंग सेंट्रल हिस्टोरिकल पीरियड्स, during certain historical periods and parts of Iran, some communities agreed to translate the azan into local language instead of reciting it in Arabic. However, this was not universally accepted by broader Muslim ummah. ये एग्जाम्पल समझ आई आपको? ईरान और टर्की के कुछ एरिया में मुसलमानों ने क्या किया, अजान अपनी लोकल लैंग्वेज में देना शुरू की, लेकिन उनका लोकल लैंग्वेज पे अजान देना, उनका जो कंसेंसस था या उनके स्कॉलर्स जिस कंसेंसस पे पहुंचे वो बाकी लोगों पे नहीं अप्लाई करते। लेकिन चले, वो उनकी नीयत ठीक थी और वो उसकी वजह से किसी एक इस तरह के कंसेंसस पे पहुंचे क्योंकि उनको लगा कि ये दुनिया में बेहतरी ला सकते हैं या इस्लामिक कम्युनिटी में बेहतरी ला सकते हैं, तो उन्होंने वो फॉलो किया। ठीक है, तो उनपे अब कोई गुनाह नहीं है क्योंकि उन्होंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तो सही फॉलो किया। लेकिन उसके बाद स्कॉलर्स आए, उन्होंने बोला कि नहीं ये सही नहीं है, और उन्होंने अपने ओपिनियन दे, तो फिर वो अपने ओपिनियन से हटे और अब अजान जो है ना वो हर जगह अरेबिक में ही दी जा रही है। ठीक है। अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ, रिसाइटिंग। अच्छा, ये फिर हमें नजर आता है जो पर्टिकुलर कम्युनिटीज में कुछ इजमा होता है और वो फॉलो की जाती हैं चीजें, जैसे मालिकी स्कूल ऑफ थॉट में जो है ना वो हाथ छोड़ के नमाज पढ़ी जाती है, या फिर शाफी स्कूल ऑफ थॉट में जो है ना वो नमाज के दौरान बिस्मिल्लाह जब आता है तो वो जोर से पढ़ा जाता है। और आप पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी मस्जिदें देखेंगे। अब मेरी मस्जिद में जो है ना वो चार पांच लोग ऐसे थे जो कि इंडोनेशिया मलेशिया से आए हुए थे। सही है, तो वो बिस्मिल्लाह जोर से पढ़ते थे, बाकी लोग नहीं, मतलब उन जब बिस्मिल्लाह आता था वो जोर से पढ़ते थे। ठीक है, तो ये वहां पे ये प्रैक्टिस फॉलो होती है उन पर्टिकुलर मुस्लिम कम्युनिटी में। वो किस वो पहुंचे होंगे इस कंक्लूजन पे इस्लाम की बाकी सोर्सेज पढ़ के। इसी तरह यूज ऑफ मून साइटिंग फॉर ईद वर्सेस कैलकुलेशन। अच्छा, अब जैसे ये यहाँ पे लिखा है, सम मुस्लिम कम्युनिटीज इन वेस्टर्न हैव रीच्ड अ लोकल इजमा टू रिलाई ऑन एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस फॉर डिटरमाइनिंग ईद एंड रमजान। लेकिन आपको पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में, स्पेशली पाकिस्तान में जो है ना ये नजर आता है कि रुयत हिलाल कमेटी ही जो है ना वो देखेगी, मतलब मून साइट करेगी। आज मैं गया था, मेरा मेट डिपार्टमेंट जाना हुआ था, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। तो वहां पे वो बता रहे थे कि ये कैलकुलेटेड चीजें होती हैं। ठीक है, हमें पता होता है कि कब चांद आएगा कब नहीं आएगा, इस महीने 29 का रमजान होगा 30 का रमजान होगा, तो उनके मुताबिक उन्हें बिल्कुल पता होता है एंड दे आर कॉक श्योर अबाउट एवरीथिंग। ठीक है, लेकिन और बाहर यही फॉलो होता है। लेकिन पाकिस्तान में कुछ उलमा की ये राय है, या मेजोरिटी ऑफ द उलमा की ये राय है, या उसको कह देंगे वो इस इजमा में पहुंचे हैं कि नहीं, क्योंकि हदीस में है कि चांद देखो और फिर जो है ना वो ईद की तैयारी करो या रोजा रखो, इसलिए हम ऐसे ही करेंगे। तो ठीक है, और अभी हम इस कंसेंसस पे हैं। ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ इजमा पे आने से पहले अब मुझे बताएं, ये वाली जो एग्जांपल्स थी आपको समझ आ गई, या इनमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लें, नहीं तो फिर हम अभी इंपॉर्टेंस पे आ जाते हैं या आगे बढ़ें। चलें जी, क्योंकि क्वेश्चन नहीं आ रहा तो क्लियर है, ठीक हो गया, ठीक हो गया, क्लियर है सर, कंटिन्यू सर, क्लियर, ठीक, थैंक यू यार। अच्छा। अच्छा, अब ये जो है ना जो मैं आपको करा रहा हूँ, टाइप्स ऑफ इजमा, इजमा की डेफिनेशन, लिटरल मीनिंग और कंडीशंस ऑफ इजमा, ये पास्ट पेपर में पूछी गई हैं चीजें। ठीक है, अभी आप ऊपर भी देख लेंगे ना, इजमा सर्च करेंगे जब मैं आपको ये प्रेजेंटेशन भेजूंगा आज, तो आपको ऊपर इस पे क्वेश्चन मिल जाएंगे।
ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ इजमा पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मतलब 10 नंबर का मेरे ख्याल से वो एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था। अच्छा, अब इजमा की क्या इंपॉर्टेंस है? तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस जो है वो है अल्लाह की रजा। हम दुनिया में क्यों आए हैं? हम इबादत के करने के लिए आए हैं अल्लाह की। ठीक है, सूर्य काफिरून का आपने पढ़ी थी ना तफसीर। हम सिर्फ वर्शिपर्स नहीं है, मतलब हम सिर्फ तब इबादत नहीं करते जब हम नमाज पढ़ते हैं या हम रोजा रखते हैं या हम जक़ात देते हैं। हम स्लेव्स हैं। हम हर वक्त हर काम अल्लाह की खुशनुदी के लिए करते हैं। ठीक है, तो इजमा पे यकीन रखना या इजमा को फॉलो करना, ठीक है, इससे भी हम अल्लाह की खुशनुदी ही हासिल करेंगे। किस तरह? क्योंकि कुरान की ये आयत है, ओ यू हु बिलीव, ओबे अल्लाह एंड ओबे द मैसेंजर एंड दोज इन अथॉरिटी अमंगस्ट यू। ये जो दोज इन अथॉरिटी है ना, इसकी दो तीन इंटरप्रिटेशन है। एक इंटरप्रिटेशन ये है कि तुम्हारे जो हाकिम हैं, जो तुम्हारे रूलर्स हैं, उनका हुक्म मानो। अगर वो हुक्म या लॉ इस तरह का बनाते हैं कि भाई सिग्नल नहीं तोड़ना, तो हुक्म मानो उनका। इसमें अल्लाह की खुशनुदी है। ठीक है। अच्छा, एक ओपिनियन ये है कि दोज इन अथॉरिटी अमंगस्ट यू, इसमें उन ज्यूरिस्ट्स की बात की जाती है जो मिल के अपना एक ओपिनियन देते हैं, उस ओपिनियन को मानो। तो अल्लाह हमें इंस्ट्रक्ट कर रहा है उनका हुक्म मानने के लिए, और अल्लाह की इंस्ट्रक्शंस मानने से हम अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर रहे हैं। ठीक है, तो हम अल्लाह की कमांडमेंट बेसिकली मान रहे हैं। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ इजमा। एक इंपॉर्टेंस है, बाकी और हम आगे देखते हैं। अच्छा, अवॉइडेंस ऑफ डिविजन। अच्छा, इजमा से क्या होता है? इजमा से ये होता है, लेट्स से हमारे पास 100 उलमा है। ठीक है, उनमें से 60 की जो है ना एक राय है। अब उम्मत पे ये बाइंडिंग हो गया, ठीक है, कि भाई 100 जो आलिम हैं, 100 जो स्कॉलर्स हैं, 100 जो ज्यूरिस्ट्स हैं, वो अगर एक बात कह रहे हैं तो अब उनकी बात मानो। तो इससे क्या होगा? अगर सारी उम्मत जो है ना इजमा पे यकीन कर लेगी, तो उससे क्या होगा? डिवीजन कॉज नहीं होगी। अब इस पे ये आर्ग्यूमेंट दिया जा सकता है कि हो सकता है कि बाकी जो 40 हैं या उनमें से 5 जो हैं उनको एक चीज सही लग रही है, उनको बाकी 10 को एक और चीज सही लग रही है, और जो फिर पीछे 15 बच गए उनको एक और चीज सही लग रही है। ठीक है, तो डिवीजन है उम्मत में। ठीक है, और हो सकता है वो डिवीजन कोई गुनाह का बाइस ना हो। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि नमाज के जो तीनों तरीके हैं या चारों तरीके हैं, जो हर स्कूल ऑफ थॉट में अलग अलग तरीके से फॉलो किए जा रहे हैं, तो उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि अल्लाह ताला चाहता था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हर तरीके से जिंदा रहे। और हो सकता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तरीके से नमाज पढ़ी है। ठीक है, यू नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग, लेकिन ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में ये भी ओपिनियन आ सकता है। लेकिन अगर आप इजमा फॉलो करेंगे तो आप डिवीजन से बच जाएंगे। ये एक इजमा की इंपॉर्टेंस तो है, अगर आप फॉलो करेंगे तो आप डिवीजन से तो बचेंगे। ठीक है, इसी तरह सेक्रेटेरियनिज्म से भी बचेंगे। आगे वो भी इंपॉर्टेंस आ रही है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंस क्या है? देखें, ये वो हदीस थी जिसकी मैं बात कर रहा था। माई उम्मा विल नेवर एग्री अपॉन मिस गाइडेंस, सो इफ यू सी डिफरेंसेस होल्ड फास्ट टू द ग्रेटर मेजोरिटी। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ये सही हदीस है कि पूरी उम्मत जो है ना कभी भी किसी गलत काम पे नहीं एग्री करेगी। और अगर आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नजर आ रहा है ना, भाई आप एक बंदे हैं, अब आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करूं या ना करूं, तो आप ये देखें कि इजमा कहां पे है। ठीक है, मतलब ठीक है, आप दूसरा ओपिनियन भी ले सकते हैं। आपको अगर दूसरे ओपिनियन बहुत ज्यादा कायल कर रहा है, माइनॉरिटी का ओपिनियन बहुत ज्यादा कायल कर रहा है, लग रहा है कि वही सही है, ठीक है, और अगर आपकी नीयत सही है, बगैर किसी आप दूसरे इंटरेस्ट के उसको फॉलो कर रहे हैं, तो ठीक है, कयामत में आपको उस तरह अकाउंटेबल नहीं ठहराया जाएगा। लेकिन अगर आप, एक सेकंड यार, मैं मैसेज सुन रहा हूं।
सॉरी यार, मैं क्या बता रहा था। माई उम्मा विल नेवर एग्री अपॉन मिस गाइडेंस, सो इफ यू सी डिफरेंसेस होल्ड फास्ट। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कभी भी जो उम्मत है वो किसी गलत काम पे एग्री नहीं करेगी। ठीक है, तो आप अगर फर्द वाहिद हैं और आपने डिसाइड करना है कि भाई मैंने किस साइड पे जाना है, कौन सा फतवा एक्सेप्ट करना है, तो आप ये फतवा एक्सेप्ट कर लें जिसपे उम्मत की मेजोरिटी जो है ना वो एग्री कर रही है, तो आप कभी गलत नहीं होंगे। ये हदीस उसका प्रूफ है। ठीक है, और अगर लेट्स से कि अगर किसी गलत बात पे एग्री कर लिया गया है, ठीक है, तो आप अकाउंटेबल नहीं ठहरेंगे, क्योंकि आपने तो ये हदीस मान के जो है ना उस पर एग्री किया। ठीक है। अच्छा, प्रोटेक्शन फ्रॉम एरर। अल्लाह विल नेवर अलाउ माई उम्मा टू एग्री ऑन एरर। ठीक है, फिर से वही बात। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है कि आप एरर से प्रोटेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, मिस गाइडेंस से आप प्रोटेक्ट हो गए, एरर से आप प्रोटेक्ट हो गए। ये क्या है, इंपॉर्टेंस है इजमा। अच्छा, फिर इसके बाद क्या चीज है। हाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ इजमा। इजमा किस लिए जरूरी है। आप अडॉप्टिंग टू न्यू इश्यूज। ठीक है, क्या ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांट करने चाहिए नहीं करने चाहिए। ठीक है, इस तरह के इश्यूज का हमें हल इसमें मिलता है। क्या डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। क्या मोबाइल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस्लाम में ये जायज, इसमें कोई नुकसान तो नहीं है। ठीक है, इस तरह के हमें सवालों का हल मिलता है। क्या टेस्ट ट्यूब बेबीज और आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन हलाल है या नहीं है, और अगर नहीं है तो किन सूरत में नहीं है तो किन सूरत में है। क्या हम इससे फायदा उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते। तो इस तरह के मसलों का हमें हल मिलता है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इजमा। अच्छा, प्रिवेंटिंग सेक्रेटेरियनिज्म, ये मैं अभी बात पीछे डिटेल में आपको बता चुका था कि किस तरह जो है ना वो हम सेक्रेटेरियनिज्म से बच सकते हैं। ठीक है, उसकी आगे एग्जांपल्स दी हुई है, ये भी मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ। अच्छा, इंश्योरिंग ऑथेंटिसिटी। तो ijma safeguarding Islamic teachings. The authenticity of Hadith collection. Ijma scholars led to classification of Sahih and weak Hadith, ensuring that only reliable narrations are used for Islamic rulings. अच्छा, ये भी बड़ी डिबेट चली थी कि जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस हैं, क्या उन्हें नोट डाउन कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पहले तो इस पे कहा गया कि नहीं नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुरान की भी कंपाइलेशन चल रही है। ऐसा ना हो कि हदीस की कंपाइलेशन या कुछ हदीस ऐसी हो जो कि कुरान की कंपाइलेशन के साथ मिक्स हो जाए, ये डर था। अच्छा, उसके बाद जो है ना इस कंक्लूजन पे पहुंचा गया कि नहीं, हमें हदीस की कंपाइलेशन करनी चाहिए, और इस तरह करनी चाहिए कि सही अहदीस को अलग जगह कंपाइल करना ला चाहिए और जयीफ हदीस को अलग जगह कंपाइल कर लेना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे हमें फर्क पता चल जाएगा कि सही हदीस कौन सी है और जयीफ हदीस कौन सी है। और मतलब सही और जयीफ को भी क्लासिफाई करने में भी आपको बहुत सारे क्राइटेरियाज लगते हैं। मैं अगर गलत नहीं हूं तो मैं एक किताब में पढ़ रहा था कि 66 क्राइटेरियाज हैं किसी भी हदीस को सही हदीस करार देने के लिए। ठीक है, तो ये भी एक डिबेट थी जिसके कंक्लूजन पे हम इजमा को इस्तेमाल करते हुए पहुंचे। तो इस्लाम में बहुत बड़ी बड़ी डिबेट्स का हल जो है ना वो इजमा से निकल सकता है। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन जो आएगा वो यही आपका एक पार्ट बन के आएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ इजमा पे। तो 10 मैंने आपको 10-11 इंपॉर्टेंस बता दी हैं। तो आई गेस ये मोर देन इनफ है। अगर आप 7-8 भी लिख के आ जाएंगे तो वो भी गुड इनफ होगी। अच्छा, ये क्वेश्चन भी पास्ट पेपर में आया हुआ है। कैन a legislation by a parliament of an Islamic state be regarded as a valid consensus? ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। अगर आपके इजमा के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होंगे तो आप शायद ना दे सके सही आंसर। ठीक है, ये भी पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन आया था। उस क्वेश्चन में इजमा की डेफिनेशन पूछी गई थी और उसके शायद शायद कंडीशंस पूछी गई थी या इंपॉर्टेंस पूछी गई थी, और फिर जो है ना सेकंड पार्ट जो है ना वो ये पूछा गया था। ठीक है, देख लें क्या क्या पूछा गया था सवाल। ये सवाल पूछा गया था, डिफाइन इजमा एंड इट्स डिफरेंट काइंड्स। हमने कर लिया। कैन लेजिस्लेशन बाय अ पार्लियामेंट ऑफ एन इस्लामिक स्टेट बी रिगार्डेड एज अ वैलिड कंसेंसस।
ये 2023 में सवाल आया था। अच्छा चलें, आप बताएं इस पे आपका क्या ओपिनियन है, क्योंकि मेरे ख्याल से ये बहुत आसान सवाल नहीं है, सीधा सीधा सवाल भी नहीं है। ये ऐसा सवाल है जो कि आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज को टेस्ट करेगा। तो बताएं, क्या अगर एक पार्लियामेंट किसी भी इस्लामिक कंट्री की इजमा करती है या कोई भी कानून पास करती है, तो क्या वो वैलिड इजमा होगा या नहीं होगा? ये जरा मुझे, जो भी अभी आपका ओपिनियन है, अभी जाहिर सी बात है आपने टॉपिक को डिटेल में नहीं पढ़ा, तो आप अगर गलत भी जवाब देंगे तो इसमें कोई मसला नहीं है। नो सर, कहाँ है इस्लामिक कंट्री? अच्छा, नो सर। लाइक इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो, डिफरेंट ओपिनियंस बाय डिफरेंट स्कॉलर्स, वी हैव टू फॉलो द मेजॉरिटी ओपिनियन। हाँ, ये बात मैं कह रहा था, वो जब मैसेज आया था मुझे उससे पहले। नो नो सर, अगर उस इस्लामिक स्कॉलर्स होंगे तो बिल्कुल सही माना जाएगा। अच्छा ठीक है, कैन नॉट वैलिड। यस, इफ स्कॉलर मेट द क्राइटेरिया। नहीं होगा क्योंकि पार्लियामेंटेरियन को दीन का कुछ पता नहीं। सर अगर वैलिड रीजन हो, ठीक, आई थिंक सो कॉज इजमा इज यूनानिमस एग्रीमेंट ऑफ द पीपल, सो माइट बी पॉसिबल, यस इट विल बी वैलिड। अच्छा देखिए, अगर मैं एग्जाम में बैठा होता ना, मैं तो इस क्वेश्चन को शायद इसलिए अटेम्प्ट ना करता क्योंकि मेरे दिमाग में जो है ना वो दोनों साइड के ओपिनियंस आते। मुझे मेरी एक साइड कह रही होती कि भाई किस तरह मैं, मतलब पॉलिटिशियंस के ओपिनियन को इजमा कंसिडर करा लूं। फिर एक और साइड जो कहती है कि भाई काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है पाकिस्तान में, ठीक है, वो इंश्योर करती है कि आपका हर लॉ इस्लामिक हो। तो जो भी लॉ यहाँ से आ रहा है पार्लियामेंटेरियन से, और पार्लियामेंटेरियंस कौन है? पूरे मुल्क की रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, जब उसके रिप्रेजेंटेटिव कोई आपको ओपिनियन दे रहे हैं और इसको काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, जिसमें उलमा है, वो अटेस्ट कर रही है कि भाई ये बिल्कुल इस्लाम के मुताबिक है, तो क्या उनके इजमा को कंसेंस, क्या उनके कंसेंसस को लीगल कंसेंसस नहीं करार दिया जाए? तो एग्जाम हॉल में बैठ के ना ये थोड़ा सा, मतलब अभी भी मैं अगर मैं इस पे रिसर्च की थी, तो इस पे भी जो है ना मुझे दो ओपिनियंस मिले। लेकिन मुझे जो थोड़ा ज्यादा ऑथेंटिक ओपिनियन लगा वो ये लगा, क्या एग्जाम की हद तक लगा, कि हम इसको ऑथेंटिक करार दे सकते हैं, वैलिड कंसेंसस करार दे सकते हैं। और एग्जामिनर ने सवाल भी इसीलिए पूछा है कि भाई मुझे बताओ कि ये वैलिड ही है। ठीक है, वो तो इसलिए नहीं पूछा कि नहीं भाई हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें तो पता नहीं कैसे लोग बैठे हुए हैं और उनका इज्मा कहाँ से वो वैलिड होगा। तो या तो क्योंकि देखिए आप, तो सवाल को भी जज जज भी करना होता है ना। एग्जामिनर ने पूछा इसीलिए है कि आप इसको वैलिड करार दें। ठीक है, या तो मेरे पास बहुत ही बेहतरीन दलाइल हो कि मैं इसको इनवैलिड करार दे सकूं, तो फिर तो मैं वो दलाइल दूंगा, एग्जाम में भी दूंगा। लेकिन क्या मेरे पास इतने स्ट्रांग दलाइल हैं? तो शायद नहीं है। और अगर मुझे ये सवाल अटेम्प्ट करना पड़ा तो मैं इसको यस करके ही आगे अटेम्प्ट करूंगा। अच्छा देखें आपने क्या लिखा है। Yes, yes, no, yes, no, 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 yes. I think so because ijma is unanimous. Yes, it will be valid. If it contradicts Islamic law, then no. Need critical analysis. Yes, even अफगानिस्तान में भी यही वैलिड, ये वैलिड नहीं हो सकता। इस्लामिक स्टेट की बात हो रही है, पाकिस्तान की तो नहीं। सर तो क्या क्वेश्चन में हम दोनों डायमेंशन से लेकर वैलिड भी है? हाँ, मतलब आप ये बता सकते हैं कि भाई अगर ये कंडीशंस मीट हो रही हैं तो वैलिड है, अगर नहीं मीट हो रही तो नहीं है वैलिड। अब मैंने तो बाद में रिसर्च की, नहीं सवाल आने के बाद एग्जाम हॉल वाले प्रेशर में तो रिसर्च नहीं की ना। तो मैं तो आपको बता दूंगा कि क्या क्या कंडीशंस मीट हो रही हो तो वैलिड है। लेकिन एग्जाम में करना थोड़ा सा ये मतलब ट्रिकी हो जाता है। एग्जामिनर मीन्स डू नॉट बीट अबाउट द बुश, जस्ट गिव मी द आंसर। हाँ सर, व्हाट इफ प्रायोरिटाइज पॉलिटिकल इंटरेस्ट ओवर इस्लामिक वैल्यूज? हाँ बिल्कुल, तो फिर नहीं है वैलिड। ये कंडीशंस है ना, अभी कंडीशंस की बात करते हैं। सर इजमा की बेसिक डेफिनेशन में इस्लामिक स्कॉलर्स का होना, हाँ ये बात जो है ना, मुझे भी ना ये बड़ा वो लगा कि ये बेसिक डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रही ये चीज। ये मुझे जो है ना एक सबसे मतलब वो जो वैलिड चीज इसमें नजर आई। लेकिन देखें, उसको आपकी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी भी तो अटेस्ट कर रही है। मतलब एक ओपिनियन आ गया, मेजोरिटी का ओपिनियन आ गया, सही है, उसके बाद जो स्कॉलर्स की काउंसिल है
उससे भी तो आप उसको अटेस्ट करवा रहे हैं कि हाँ भाई ये सही है। तो ये बात जो है ना उसको फिर उसमें ले जाती है कि यार हाँ मतलब ये हो सकता है ये वैलिड हो। जो फैसला कुछ उलमा बैठकर फैसला अफगानिस्तान के कानून। अच्छा चलें अभी हम ना सवाल पे फिर आ जाते हैं कि क्या है ये कंडीशंस ऑफ फॉर वैलिडिटी for parliamentary from for parliamentary legislation to be regarded as a valid consensus ijma in an Islamic state, it must meet the following conditions: alignment with Quran and Sunnah। ठीक है, अगर तो जो लेजिस्लेशन हुई है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है तो ठीक है, हम उसको वैलिड कंसेंसस मान लेंगे। या अगर जो वैलिड लेजिस्लेशन हुई है वो कुरान और सुन्ना की किसी भी प्रिंसिपल के अगेंस्ट नहीं जा रही तो भी हम वैलिड मान लेंगे। क्या एग्जाम्पल होगी इसकी? भाई आपने ट्रैफिक सिग्नल नहीं तोड़ना, ठीक है। भाई आपने किसी का खून नहीं करना, आपने किसी को मारना नहीं है, ठीक है। ये ट्रैफिक सिग्नल ना तोड़ना या कोई भी इस तरह की चीजें जो मैंने बताई, क्या ये कुरान और सुन्ना के अगेंस्ट जा रही हैं? नहीं, नहीं जा रही। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स। द पार्लियामेंट शुड इंक्लूड इंडिविजुअल्स नॉलेजेबल इन इस्लामिक लॉ एंड कमिटेड टू अपहोल्डिंग इस्लामिक वैल्यूज। अच्छा, ये हमें काफी पार्लियामेंट्स में नजर आता है कि उन्होंने या तो कोई कमिटीज बनाई होती हैं इस्लामिक, या जैसे पाकिस्तान में है काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, जो कि टेस्ट करती है हर लॉ को वेदर इट इज वैलिड और नॉट। ठीक है, इसी तरह मतलब कुछ कंट्रीज में तो ऐसा भी है कि उलमा पार्लियामेंट्स का हिस्सा होते हैं। ठीक है, या मेजोरिटी उनकी होती है। ठीक है, या हमें पास्ट में कुछ इस तरह की पार्लियामेंट्स नजर आती हैं कि जिसमें उलमा की एक बहुत कंसिडरेबल स्ट्रेंथ हो किसी पार्लियामेंट। ठीक है, तो अगर इस तरीके की सिचुएशन है तो वो वैलिड कंसिडर की जाएगी। ठीक है। अच्छा, transparency and fairness. The decision making process must be transparent, inclusive, and free from corruption and undue influence। अभी किसी ने ऊपर बोला था कि अगर कोई अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई फैसला करवा दे, अगर ये कोई फैसला करवा दे कि भाई हम कोई भी गुनाह करें, हम कोई भी वायलेशन करें, हमें सजा नहीं मिलेगी, ये कानून भी तो पास हो सकता है। ठीक है, तो अगर या चलें ये तो कुरान और सुन्नत के अगेंस्ट चले गए ना, लेकिन अब इस तरह कोई ट्रिकी तरीके में वो पास करवा दें कि भाई हम जो है ना वो ये इतनी इतनी लैंड जो है ना हम खरीद सकते हैं। ठीक है, या कम पैसों में उतनी लैंड खरीद सकते हैं। या कोई ऐसा कानून जो कि शायद डायरेक्टली कुरान और सुन्ना के अगेंस्ट ना जा रहा हो, लेकिन आपको वो बहुत ज्यादा फायदा दे रहा हो और आपका उसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो। ठीक है, या आप कोई करप्ट प्रैक्टिसेस करके वो लॉ पास करवाना चाह रहे हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू वो लॉ पास करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई चीज है ना उसमें इन्वॉल्व, तो वो वैलिड इजमा नहीं होगा। अगर आप जोर के बिना पे मनवा भी लें, लेकिन इस्लामिकली वो वैलिड इजमा नहीं होगा। ठीक है। चौथी चीज, कंसिडरेशन ऑफ मसा। अब इसको मसलहा भी कहते हैं, मसाला भी कहते हैं। तो मसालहा कह ले, मसलहा कह ले, बेसिकली ये क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट। क्या वो पब्लिक के इंटरेस्ट में है जो भी आपने कानून पास किए हैं, जो भी चीज? अगर है तो ठीक है, आपका कंसेंसस जो है ना वो वैलिड कंसेंसस कहलाएगा। यहाँ पे लिखा गया था लेजिस्लेशन शुड एम टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड प्रिवेंट हार्म इन लाइन विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ शरिया। तो अगर ये चार कंडीशंस मीट हो रही हैं फिर तो वैलिड है, अगर नहीं मीट हो रही फिर वैलिड नहीं। ठीक है, अच्छा अब हम इसके आगे आते हैं। ओबीडियंस। अच्छा, अब कुरान से हमें क्या एविडेंस मिलता है इस चीज का? तो जो सबसे क्लोजेस्ट मुझे एविडेंस मिल सका ना कुरान से, वो ये था। वो आयत हमने अभी पहले भी डिस्कस की थी, सूरह निसा की आयत है। और इजमा में तो आपने ये आयत याद करनी ही करनी है। ठीक है, तो अगर आपके पास ये सवाल आ गया और आप ये आयत लिख के फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करें ना, तो अच्छा एक आंसर डेवलप हो जाएगा। क्या है? ओ यू हु बिलीव, obey Allah and obey the messenger
एंड दोज इन अथॉरिटी अमंगस्ट यू। दोज इन अथॉरिटी कौन है? मैंने आपको बताया था, इसको ना दो तीन एस्पेक्ट्स में लिया जा सकता है। ठीक है, तो हमारे रूलर्स जो हैं वो अथॉरिटी में हैं और उनको उनकी बात मानने का हुक्म दिया गया अल्लाह की तरफ से। ठीक है, अगर हम उनकी बात ना माने फिर तो जंगल का कानून है ना। मतलब रूलर हमें बुरा भी लगता है, लेकिन आपने उसकी बात माननी है, क्योंकि नहीं मानेंगे या हर चीज को अपनी मर्जी से चलाएंगे, मतलब आप हर बंदा अपनी मर्जी से काम करने लग जाए, हर बंदा सिग्नल तोड़ने लग जाए, हर बंदा चोरी करने लग जाए, और आपको जो भाई, क्योंकि हुक्मरान जो है ना हमारे करप्ट है, तो हम सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो फिर तो जंगल का निजाम चलेगा। ठीक है, तो ये एक आर्ग्यूमेंट है जो उसकी फेवर में जाता है। अच्छा, इसके बाद हाँ, हमें सुन्नत में भी जो है ना और हदीस में भी इस तरह की मिसालें मिलती हैं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, माय उम्मा विल नेवर एग्री अपॉन दिस गाइडेंस। ठीक है, अब आप बोलेंगे ये उम्मत की तो बात नहीं हो रही, लेकिन क्योंकि इस सवाल का जवाब देना है, तो इसमें अगर हम कोई चीज ड्रॉ करें या सिमिलैरिटी ड्रॉ करें तो वो ये है कि देखिए, जो पार्लियामेंट है किसकी रिप्रेजेंटेटिव है? वो उस उम्मत की रिप्रेजेंटेटिव है, या उस कंट्री की उम्मत की रिप्रेजेंटेटिव है, या उस कंट्री के लोगों की रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, तो ये भी फिर आपको अपना पॉइंट स्ट्रांग बनाने में ये चीज काम आ सकती है, लेकिन ठीक है, इसके साथ साथ बाकी सारी कंडीशंस भी वैलिड होनी चाहिए। सिर्फ ये रिप्रेजेंटेटिव होने वाली बात जो है ना वो उसे वैलिड नहीं करार देगी। अच्छा, बैटल ऑफ ओहद में हमने ये पढ़ा था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मशवरा दिया था कि हम मदीना में रुकते हैं और कुफार को यहां आने देते हैं, खंदक से पहले जो जंग हुई थी। ठीक है, लेकिन अच्छा यार, मुझे इससे एक और बात याद आ गई, वो मैं चले बाद में बताता हूँ। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन सहाबा का ये ओपिनियन था कि नहीं, हम जो है ना वो ओहद के पहाड़ के पास जाके रखना है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात मानी, सहाबा की बात मानी। ठीक है, हालांकि उनका ओपिनियन ओपिनियन कुछ और था। इसमें भी हमें नजर आता है कि एक कंसेंसस था वहां की, जो जो वहां के मतलब पार्लियामेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन उसी से कोई सिमिलैरिटी ड्रॉ हो रही है इस चीज की, कि जब एक कंसेंसस आया, ठीक है, तो उस पे फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपना ओपिनियन सेकंड कर लिया। ठीक है, और फिर सहाबा का ओपिनियन मान लो। तो ये भी एक एग्जाम्पल इसकी तरफ हम दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, बस इजमा वैलिड है if it aligns with Quran and Sunnah, if it is approved by Islamic scholars, if principles of Sharia are followed, it is accepted unanimously and experts in the field, और इनवैलिड है अगर ये नीचे सारी कंडीशंस वैलिड होगी हैं। A parliament in an Islamic state can issue valid ijma based legislation only if it adheres to Islamic principles, if its laws are not based on Quran, Sunnah and scholarly consensus, then they cannot be regarded as ijma। देखिए, ये अब पेपर में तो सवाल आ गया है ना, आपने अटेम्प्ट करना है, तो बेस्ट अटेम्प्ट जो है ना, मैंने इस पे बड़ी एफर्ट लगाई थी। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मैं डालना चाह रहा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, ये इसमें ये चीज गलत हो जाएगी, ये चीज इसके अगेंस्ट जा रही है। तो बेस्ट जो मुझे लगा ना वो यही सोर्सेज और यही कंडीशंस लगी। और इसको मैंने कुछ मतलब समझे कि स्कॉलर से भी डिस्कस किया, आलिम मेरे एक आध दोस्त हैं उनसे डिस्कस किया, और उनका भी ये ओपिनियन था कि ठीक है, हाँ ये सही है। ठीक है, लेकिन ये भी बात उन्होंने कही कि यार ये जो है ना, इस पे प्रॉपर डिबेट होनी चाहिए, जिस पे तो जिस तरह इजमा होता है ना, तो इस पे तो इज्तिहाद होना चाहिए, और फिर देखें हम किस पोजीशन पे पहुंचते हैं। तो ये इस लेवल का सवाल है। ठीक है, ये मतलब सीएसएस में बैठ के एग्जाम हॉल में आपके पास आ जाए, तो एग्जामिनर ने दे दिया, लेकिन उस लेवल का सवाल नहीं है। इस पे तो वैसे ही एक डिबेट होनी चाहिए, और फिर देखेंगे किस कंसेंसस पे पहुंचा जाता है। अच्छा, अभी क्या नीचे सवाल है? आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर है ये तो। अच्छा, डबल डायमेंशन क्वेश्चन है। अच्छा, आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर है, या ये तो यस, यहाँ पे नो ब्रदर कैन नॉट बी। चलें, आप लोग को मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसके बाद जो है ना बाकी छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं, कियास और मुरासला और इस्तेसान। तो ये 5-5 मिनट में हमारा हो जाएगा कंप्लीट। इस पे कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो फिर हम ये छोटे छोटे टॉपिक्स कर लेते हैं। हाँ, और दूसरी बात मुझे जो बतानी थी
अच्छा, मैंने आपको बताया था ना कि जो रिकॉर्डिंग्स थी वो तीन अलग अलग लोगों ने की थी, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ने की थी, कुछ अल्ताफ साहब ने की थी, कुछ मैंने की थी। जो मैंने की थी वो तो मेरे पास है मौजूद। जो अल्ताफ साहब ने की थी ना, वो कह रहे थे कि यार मेरे पास तो स्पेस कम हो रही थी तो मैंने तो डिलीट कर दी है। ठीक है, अब मैं कोशिश करूंगा कि वो मैं रिट्रीव कर लूं, लेकिन मुश्किल है, वो नहीं होंगी रिट्रीव। ठीक है, तो मैंने बोला अब फिर क्या इसका सोल्यूशन किया जाए। तो उन्होंने बोला, आप स्टूडेंट्स को बोले कि यार अब 3 दिन आपके पास होते हैं, उसमें आप कर लिया करें। ठीक है, क्योंकि उसके बाद स्पेस के इश्यूज आते हैं तो हम उस तरह सेव नहीं रखते। और अगर किसी को फिर, उनके पास सिर्फ 2 या 3 ही लेक्चर्स थे जो स्टार्ट के थे। अगर किसी को फिर भी उसमें मसला हो रहा है तो हम दो चीजें कर सकते हैं। या तो जब नेक्स्ट सेशन हो उसमें आप लोग वो 2-3 लेक्चर्स में आ जाएं, बता दिया जाएगा कि भाई ये वाले लेक्चर्स है तो आप ले लें। ठीक है। और दूसरा ये है कि फिर हम एक सेशन रख लेंगे, आप लोग प्रेजेंटेशंस पढ़ लीजिएगा, उसमें अगर कोई क्वेरी वगैरह होगी तो मैं वैसे रिजॉल्व कर लूंगा एक्स्ट्रा क्लास में। ठीक है। अच्छा, अब हम कियास पे आ जाते हैं। सर, जब लास्ट में अप्रूव भी इस्लामिक स्कॉलर्स ने करना है तो वो ठीक होगा, क्योंकि अगर सही नहीं होगा तो स्कॉलर्स उसे रिजेक्ट कर देंगे। हाँ। हाँ, हमारे यहाँ काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी करेगी, लेकिन उस पे भी देखिए, पूरी उम्मत का तो कंसेंसस नहीं आ रहा ना, यहाँ सारे स्कॉलर्स का तो कंसेंसस नहीं आ रहा ना। काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी चले, वो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, लेकिन वो हर किसी स्कॉलर का तो ओपिनियन नहीं ले रही है ना, मेजोरिटी ऑफ स्कॉलर्स का तो ओपिनियन नहीं ले रही ना। तो ये एक थोड़ा सा इसमें लूप होल है। सर, लेजिस्लेशन के अलावा किस डायमेंशन में दे सकते हैं क्वेश्चन? यार मुझे नहीं पता, आप क्वेश्चन आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं? आ, किसी भी डायमेंशन में अगर पेपर मुश्किल बनाना हो तो किसी भी डायमेंशन में क्वेश्चन पूछ के पेपर मुश्किल बना सकते हैं। और ये कोई भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकता। ठीक है, जैसे आ, आप पेपर में जाए ना, तो हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे होते थे कि यार बस ठीक है, 2 सवाल सीधे आ जाएं, बाकी दो हम कुछ ना कुछ करके कर लेंगे। कुछ ऐसे भी पेपर्स आते थे कि मुझे अभी याद है, यूएस हिस्ट्री का पेपर आया था जिसमें चारों के चारों सवाल ना, मतलब 7 सवाल तो छोड़े, 4 सवाल भी जो है ना वो अटेम्प्ट नहीं हो रहे थे। सिर्फ एक सवाल मुश्किल से अटेम्प्ट हो रहा था। तो अगर पेपर को भी मुश्किल करना चाहे तो बहुत तरीके से मुश्किल कर सकता है। अगर आपने इस साल की अपना प्रेसी का पेपर देखा हो, स्पेशली उसकी जो वोकैब देखी हो, देखें वो कोई वोकैब, मैंने जीआरई का भी एग्जाम दिया हुआ है, और जीआरई में मेरा अच्छा स्कोर था, मतलब कि मेरे 316 नंबर थे 340 में से। और फिर भी जो है ना, उसमें सिर्फ 5 वर्ड्स ऐसे थे जो कि मैं रिकग्नाइज कर सक रहा। तो अब आप अगर आप लोगों ने देखी है वो कैब तो आपको अंदाजा होगा कि वो किस तरीके की वो कैब थी। हाँ, और ऐसी वो कैब इस्तेमाल मैंने तो इस्तेमाल नहीं होते देखी। खैर, चलिए जी, कियास पे आ जाते हैं। जल्दी जल्दी इनको वाइंड अप करते हैं, छोटे से टॉपिक्स हैं, इन पे डिटेल क्वेश्चन नहीं आता। सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ पूछी जाएंगी, और फिर आपको जो है ना बस कियास लिख के उसको डिफाइन करके उसकी एग्जांपल देके बस दैट्स इट। अब आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा, कियास का लिटरल मीनिंग क्या है? मेजरमेंट या कंपैरिजन, ये याद कर लेना है आपको। इसका टेक्निकल मीनिंग क्या है? इन इस्लामिक jurisprudence, कियास इज अ मेथड ऑफ डिड्यूसिंग रूलिंग्स for new issues by comparing them to existing rulings derived from Quran and Sunnah or Ijma based on a common underlying cause। ठीक है, इसको हम एग्जांपल से भी समझेंगे। बेसिकली इसमें क्या बोला, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में कियास एक ऐसा तरीका है जिसमें हम नए इश्यूज का हल निकालते हैं, या नए इश्यूज पे रूलिंग निकालते हैं। किस तरह रूलिंग निकालते हैं? एग्जिस्टिंग रूलिंग को बेस बना के। और एग्जिस्टिंग रूलिंग्स कहां से आती है हमारे पास? कुरान, सुन्ना और इजमा से। ठीक है। अच्छा, अभी इसकी एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, इसमें 4 चीजें होती हैं: असल, इल्ला, फरा, हुक्म। ठीक है। अब ये क्या है, इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। असल क्या है? द ओरिजिनल केस मेंशन्ड इन द कुरान, सुन्ना और इजमा। अब ओरिजिनल केस क्या है? इस केस में अल्कोहल इज फॉरबिडन इन इस्लाम, शराब हराम है। ठीक है, ये असल है। अच्छा, क्यों हराम है? वो इल्ला है, कॉज है, रेशनल है। क्यों भाई, क्यों हराम है?
इसलिए हराम है क्योंकि इट कॉजेज इंटॉक्सिकेशन विच लीड्स टू हार्म, इसलिए हराम। अच्छा, फराक क्या है? द न्यू केस फॉर विच रूलिंग इज सॉट। शराब तो हराम हो गई, क्यों क्यों हराम है? क्योंकि इंटॉक्सिकेशन कॉज करती है। अच्छा, अब हमें रूलिंग किस चीज पे चाहिए? क्या ड्रग्स लाइक हीरोइन एंड कोकेन, क्या वो भी हराम है? हाँ, वो भी हराम है। क्यों? क्योंकि वो भी इंटॉक्सिकेशन कॉज करती हैं, एंड वो भी क्या नाम है, दे ऑल्सो लीड टू हार्म। ठीक है, ये बेस अपनाई फतवा देने के लिए। ये तो बहुत सिंपल सी एग्जांपल है। ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स आती हैं उलमा के सामने। ठीक है, तो बेसिकली ये कियास है। अब इसकी हम और एग्जांपल्स देखते हैं। कियास को थोड़ा सा हम डिटेल में करेंगे, क्योंकि आ, ये बहुत वाइडली कोटेड क्या नाम है अपना कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ है, इसलिए थोड़ा सा इसको डिटेल में करेंगे। बाकी तीनों हम दो दो स्लाइड्स में कर लेंगे। अच्छा, अब एक और सवाल आया, विल जक़ात बी गिविंग गिवन ऑन क्रिप्टो करेंसी? क्या क्रिप्टो करेंसी पे भी जक़ात दी जाएगी? ठीक है, ये आसान एग्जाम्पल्स हैं, हम बोलेंगे नहीं यार बच्चों वाली एग्जाम्पल्स पूछिए। अब जाहिर सी बात है उलमा वाली मैं आप पूछूंगा तो फिर उसमें डिबेट शुरू हो जाएगी, जैसे अभी एग्जामिनर ने डिबेट शुरू करा दी थी हमारी, वही लेजिस्लेशन वाली बात है। अच्छा, विल जक़ात बी गिवन ऑन क्रिप्टो करेंसी, तो इसमें असल क्या है? गोल्ड एंड सिल्वर आर सब्जेक्ट टू जक़ात। ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर क्या है? वेल्थ है, और वो तो उस पर हमें जक़ात देनी ही देनी है। ठीक है, अब इसके पीछे कॉज क्या है, रैशनैल क्या है? क्यों? क्योंकि उनकी एक इंट्रिंसिक मॉनेटरी वैल्यू होती है गोल्ड और सिल्वर की। अच्छा, क्या क्रिप्टो करेंसी की मॉनेटरी वैल्यू है? हाँ भाई है। तो फिर हम किस रूलिंग पे पहुंचे कि भाई जक़ात क्रिप्टो करेंसी में भी हो। ठीक है, अच्छा एक और मसला, इज इंटरेस्ट ऑन डिजिटल ट्रांजेक्शन हराम लाइक इन बाइनेंस? बाइनेंस एक ऐप है जिससे क्रिप्टो करेंसी आप खरीदते बेचते हैं, लेकिन जब आप खरीदते बेचते हैं ना तो उसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, तो क्या वो हराम है? अच्छा, अब हम देखते हैं कि असल क्या है इसका। रिबा, इंटरेस्ट ऑन मनी लेंडिंग, इज प्रोहिबिटेड इन इस्लाम। ठीक है, इंटरेस्ट इस्लाम में हराम है, ये इसका असल है, ये इसका रूल है। अच्छा, अब इसका रैशनैल क्या है इसके पीछे? इसके पीछे रैशनैल ये है, इट लीड्स टू एक्सप्लॉयटेशन एंड फाइनेंशियल इनजस्टिस। ठीक है, तो क्या इंटरेस्ट कहीं और अगर चार्ज हो रहा है, फाइनेंस पे चार्ज हो रहा है या कहीं भी चार्ज हो रहा है, तो क्या वो एक्सप्लॉयटेशन एंड फाइनेंशियल इनजस्टिस कॉज करेगा? हाँ कॉज करेगा, इसलिए वो भी हराम है। ठीक है, अब हम और एग्जांपल देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ कियास देख लेते हैं। दो तरीके की टाइप्स जो है ना वो पास पेपर्स में आई थी, सीएसएस के उसमें नहीं आई थी, प्रोविंशियल एग्जाम्स के उसमें आई थी। तो मैंने दोनों यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। एक तो सुपीरियर, इंफीरियर और सेम वाली कैटेगरी की बेसिस पे जो है ना वो टाइप्स होती हैं, और एक दूसरी कैटेगरी के उसमें अपेरेंट और नॉन अपेरेंट की उसमें आती हैं। अच्छा, फाइनेंस में डॉलर्स ट्रेड है जैसे क्लोथ्स में या शूज में होता है। अच्छा, अब उसमें अभी नहीं जाते, टॉपिक पे रहते हैं। अच्छा, टॉपिक ऑफ कियास कंपैरिजन। अच्छा, इसमें सुपीरियर एनालॉजी की टाइप जो है उसमें क्या होता है, when the cause is stronger in the new case than in the original case। इसका क्या मतलब है? क्या इस्लाम में पेरेंट्स पे नाउज बिल्ला हाथ उठाना हराम है या अलाउड है इस्लाम में? अब इसको हम किस तरह डिड्यूस करेंगे? असल क्या है, सेइंग उफ टू पेरेंट्स इज प्रोहिबिटेड। इस्लाम में तो उफ कहना भी हराम है। तो जब उफ कहना हराम है तो उसके ऊपर वाली कैटेगरी, उसके सुपीरियर एनोलॉजी, हाथ उठाना, वो किस तरह अलाउड हो? तो वो भी हराम। हम इस तरह रूलिंग पे पहुंच गए। ये सुपीरियर एनोलॉजी की एग्जांपल। अच्छा, इंफीरियर एनोलॉजी, इस कफ सिरप हराम एज इट हैज एल्कोहल विच लीड्स टू इंटॉक्सिकेशन। क्या कफ सिरप हराम है? कि नशा तो उसमें भी है, ठीक है, क्योंकि अल्कोहल है उसमें। लेकिन ये इंफीरियर एनोलॉजी यहां पे अप्लाई होगी। उसमें देखिए पर्पस क्या है, आपको ठीक करना। ठीक है, तो इससे हार में एक तो कॉज नहीं हो रहा,
दूसरा, क्या उससे आपको इंटॉक्सिकेशन हो रही है? नहीं, उससे इंटॉक्सिकेशन भी नहीं हो रही, मतलब आप बिल्कुल नशे में तो नहीं जा रहे ना। ठीक है, तो दोनों जो चीजें शराब से हो रही थी वो इसमें नहीं हो रही, इसलिए इसमें इंफीरियर एनोलॉजी लगेगी। इफ टेकन इन अ क्वांटिटी दैट इंटॉक्सिकेट इट इज प्रोहिबिटेड, अदरवाइज इट इज अलाउड। ठीक हो गया, मसले का हल आ गया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि सेम एनोलॉजी क्या है। व्हाट विल बी द पनिशमेंट ऑफ साइबर फ्रॉड? भाई फ्रॉड तो फ्रॉड है ना, ठीक है, तो उसकी वही पनिशमेंट होगी जो बाकी फ्रॉड की हो। और फ्रॉड से क्या आप करना चाह रहे हैं? किसी का माल हड़प करना चाह रहे हैं, कोई चोरी करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वही सजा होगी जो चोर की सजा होगी। ठीक है, ये कैटेगरी समझ आ गई, बड़ी सिंपल सी थी, और मैंने इसमें एग्जांपल्स भी कोशिश की है सिंपल हो के, ज्यादा जो है ना वो मुश्किल ना लगे आपको। सुपीरियर एग्जिस्टिंग रूल, कॉज, हाँ बिल्कुल बेहतरीन, यूज ऑफ एनेस्थीसिया ड्यूरिंग, यस क्लियर, ओके चलें ठीक है। अब एक और हम कैटेगरी देख लेते हैं, कियास कती और कियास जनी। The illa is inferred leading to a probable but not definitive ruling. और क्या से कती क्या है? द इल्ला इज क्लियरली स्टेटेड इन द कुरान एंड सुन्ना एंड लीव्स नो डाउट। इसमें जो इल्ला है, ठीक है, वो बहुत अपेरेंट है। इस तरह इसका असल देखते हैं। रिबा ऑन इंटरेस्ट, अच्छा, इंटरेस्ट ऑन गोल्ड एंड सिल्वर इज हराम, ठीक है। अब अगर गोल्ड एंड सिल्वर पे हराम है, तो क्या वो पेपर करेंसी पे हलाल होगा? नहीं, बोथ सर्व एज मनी, दोनों वेल्थ की ही फॉर्म है ना। तो जब गोल्ड एंड सिल्वर पे इंटरेस्ट हराम है, पेपर करेंसी पे कैसे हलाल हो? आप बोलेंगे यार ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन देखिए आपका कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो रहा है ना। ठीक है, क्योंकि इसका मकसद ही है कि ये टाइप ही ऐसी है कि आ से कती, इसमें बहुत ज्यादा, या कतई, इसमें बहुत ज्यादा अपेरेंट होती है चीज। ठीक है, तो इस तरीके का अगर कियास किया जाए या इस तरीके का एनालॉजिकल रीजनिंग आए, तो इसका मतलब है कि वो बहुत अपेरेंट है, और फिर हम बड़ा आसानी से उस पर पहुंच जाते हैं। अच्छा, अगर कोई ऐसी चीज है जो कि बहुत अपेरेंट नहीं है, जैसे क्या, खैर अब तो अपेरेंट हो गई क्योंकि आप सबको पता है, आप सब फॉलो करते होंगे, लेकिन चलें, जब ये मसला आया होगा, क्या सिगरेट पीना हलाल है हराम है? सॉरी, क्या सिगरेट पीने से, वैसे हलाल और हराम सिगरेट पीना है ना, उस पर भी अभी मेरे ख्याल से शायद एग्जांपल वो मैंने डाली थी, मैं पढ़ तो रहा था, चले अगर नहीं डाली तो चले कोई बात नहीं। लेकिन क्या सिगरेट पीने से रोजा टूट जाता है? अब असल इसका क्या है? ईटिंग और ड्रिंकिंग इनवैलिडेट्स फास्ट, खाने और पीने से तो रोजा टूटता है। अब क्या स्मोकिंग से टूटता है? अच्छा, अब इसका क्या पीछे रैशनैल है? कोई भी इनटेक अगर बॉडी में जाए, ठीक है, तो उससे रोजा टूट जाए, तो इसकी बेसिस पे जो है ना वो सिगरेट से भी रोजे टूटना प्रूफ होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्यास था, एनालॉजिकल रीजनिंग। इसके बाद जो है ना इस्तेसान है। अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, वरना मैं आगे बढ़, ठीक है। क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, चले, नहीं आ रहा तो मैं आगे बढ़। इस्तेसान की लिटरल मीनिंग क्या है? टू कंसिडर समथिंग गुड और टू प्रेफर। इसका क्या मतलब है? इट इज अ मेथड ऑफ इस्लामिक लीगल, देखें ये तो लिटरल मीनिंग याद कर लेना है, अब टेक्निकल मीनिंग पे आते हैं। इट इज अ मेथड ऑफ इस्लामिक लीगल रीजनिंग वेयर अ jurist chooses a ruling which is more suitable or just in a specific situation, even if it contradicts analogy or a general rule. अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, मतलब देखते हैं, सॉरी एग्जाम्पल क्या है। सेलिंग गुड्स बिफोर टेकिंग पोजेशन, ठीक है, वैसे इस्लामिकली इन मॉडर्न ट्रांजेक्शन सच एज सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट और थ्रू एडवांस पेमेंट, इस्तेसान अलाउज सच सेल्स बिकॉज दे फैसिलिटेट ट्रेड एंड बेनिफिट सोसाइटी। इस बेसिस पे कि उम्मत की बेहतरी हो, इस बेसिस पे ये अलाउड है। और बहुत ज्यादा जनरल प्रैक्टिस है ये, मतलब जैसे ड्रॉप शिपिंग, काफी उलमा उसे भी कहते हैं कि ये सही नहीं है, लेकिन अब बहुत एक वास्ट मेजोरिटी का ये भी ओपिनियन है कि ये सही है, भले से अभी आपके पास उसका वो होल्ड नहीं है, लेकिन इसको जायज करार दिया गया है। ठीक है, इसी तरह एक और इशू है, परमिटिंग द यूज ऑफ पेपर करेंसी।
अच्छा, पहले पेपर करेंसी भी जो है ना उस पर बड़ी डिबेट थी, आप लोगों ने भी शायद पढ़ी हो कि भाई ये हलाल है या हराम है। ये गोल्ड और सिल्वर तो चलो ठीक है हलाल है, क्या पेपर करेंसी का इस्तेमाल हराम है हलाल है? तो इस पे क्या इस्तेसान निकला? मॉडर्न ज्यूरिस्ट हैव यूज्ड दिस इस्तेसान टू परमिट द यूज ऑफ पेपर करेंसी बिकॉज इट सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड इज वाइडली एक्सेप्टेड इन सोसाइटी। ठीक है, अभी मैं इस्तेसान की कंडीशंस जो है ना वो स्किप कर गया था। इस्तेसान की क्या कंडीशंस है या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं इसमें? अवॉइडिंग हार्डशिप, सबसे पहली बात। अल्लाह इंटेंड्स फॉर यू ईज एंड डज नॉट इंटेंड फॉर यू हार्डशिप। इस बेसिस को या इस आयत को बेस बना के इस्तेसान वैलिडेट करार दिया जाता है, या इस आयत को बेस बना के इस्तेसान की गुंजाइश पैदा होती है। ठीक है, दूसरी चीज क्या कंडीशन है? पब्लिक के इंटरेस्ट में हूं। इस्तेसान इज ऑफन यूज टू प्रमोट द ग्रेटर गुड और पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, दूसरा क्या? लोकल कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस में इन्फ्लुएंस द एप्लीकेशन ऑफ इस्तेसान। या इसको इस तरह समझ लें कि अगर एक कल्चर में एक चीज सही समझी जा रही है ना, तो ये भी आपकी चीज फेवर में जा रही है एक पर्टिकुलर डिसीजन लेने में। ठीक है, exceptional circumstances in unique situation a strict ruling may be set aside in favor of a more equitable solution। जिस तरह ये था कि भाई अभी पोजेशन नहीं है लेकिन चीज बेच रहे हैं, तो यार मॉडर्न ट्रांजेक्शन ही इस तरह हो रही है ना, इसलिए ये अलाउड करा दिया गया। ठीक है, तो बेसिकली ये था। इट्स इनफ सर। नहीं यार, ये अभी बस हो गया, इस्तेसान हो गया। अभी दो और छोटे छोटे 2 मिनट के टॉपिक है, कर लेते हैं। व्हाट अबाउट ऑनलाइन गेम B9? मुझे नहीं पता यार B9 क्या है। अच्छा, लिटरल मीनिंग, उर्फ की क्या लिटरल मीनिंग है? व्हाट इज नोन और व्हाट इज कॉमनली रिकग्नाइज्ड। ठीक है, अच्छा उर्फ कभी कभी इस्तेसान का भी पार्ट समझा जाता है लेकिन अलग से भी इसको लिया जाता है। अच्छा, टेक्निकल इसकी मीनिंग क्या है टेक्निकली या प्रैक्टिकल मीनिंग? इट रेफर्स टू कस्टमरी प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशंस ऑफ अ सोसाइटी दैट आर कंसिस्टेंट विद इस्लामिक प्रिंसिपल्स एंड डू नॉट वायलेट द शरिया। ठीक है, ये भी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ है। ऐसी कस्टमरी प्रैक्टिसेस और ट्रेडिशंस जो कि किसी सोसाइटी में फॉलो हो रही हैं और किसी मतलब इस्लाम की किसी भी रूलिंग के अगेंस्ट न जा रही हैं। एक उर्फ को वैलिड उर्फ करार देने के लिए क्या कंडीशंस हैं? वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस। ठीक है, ऐसे नहीं कि 20 लोगों में कोई प्रैक्टिस चल रही हो तो आप उसे कहेंगे कस्टमरी प्रैक्टिस है। अगर पूरी सोसाइटी, अगर पूरा एक मुआशरा है उसमें ये प्रैक्टिस चल रही है तो उसको कस्टमरी प्रैक्टिस कहा जाए। कंसिस्टेंसी विद शरिया, ठीक है, ये भी अंडरस्टैंडेबल है। रीजनेबल हो, ठीक है, अनरीजनेबल ना हो, वो एग्जाम्पल में हम देख लेंगे, हमें समझ आ जाएगा। कंटिन्यूटी हो, ऐसा नहीं कि 10 साल के लिए ये प्रैक्टिस फॉलो की गई, जनरेशन से वो प्रैक्टिस फॉलो की जाएगी तो उसे कस्टमरी प्रैक्टिस कहेंगे। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। पेमेंट मेथड्स इन कॉन्ट्रैक्ट्स। इन मॉडर्न सोसाइटीज इट इज कस्टमरी टू यूज क्रेडिट कार्ड्स, चेक्स। चेक्स की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, सही कर लीजिएगा। चेक्स और डिजिटल पेमेंट्स। अब भाई पहले तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था क्रेडिट कार्ड्स का या चेक्स का या डिजिटल पेमेंट्स का, तो क्या ये हलाल है हराम है? भाई एक सोसाइटी है उसमें ये एक्सेप्टेड है, ठीक है, एक्सेप्टेड नॉर्म है, तो इस बेसिस पे इसको हलाल करार दे दिया जाए। और ये इसमें क्या सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ हमने अप्लाई की? उर्फ। और कुछ इस्तेसान भी किया, मतलब हम आसानी चाह रहे थे लोगों के लिए। ठीक है, तो इनकी कॉम्बिनेशन से फिर हम इस पे पहुंचे। Islamic law recognizes the methods as valid forms of payment provided they do not involve interest or uncertainty। ठीक है, अगर आप क्रेडिट कार्ड की रेगुलर पेमेंट्स कर रहे हैं तो उसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं। ठीक है, अच्छा, करेंसी इंस्टेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, ये वही मसला है जो पहले आया था। ठीक है, अगर आप ये मसला ये था कि भाई हमें क्या पेपर करेंसी इस्तेमाल करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अभी आपको आज भी बहुत मतलब जय्यद उलमा मिलेंगे जो कि कहते हैं कि नहीं ये अभी भी हराम है, मतलब पेपर करेंसी नहीं अलाउ करना, नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि उम्मत इस ओपिनियन पे पहुंच गई है कि ये अलाउड है, ठीक है, तो इसलिए वैलिड कंसेंसस करार दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा अब लास्ट, चलें इसकी बस ये एग्जांपल बाकी देख लीजिएगा। अच्छा ये चलें देख लेते हैं, गिविंग एंड टेकिंग टिप्स, क्या ये
हलाल है हराम है, अलाउड है नहीं अलाउड है। ठीक है, अगर किसी सोसाइटी में जो है ना टिप्स देना, मतलब किसी ने किसी का काम कर दिया तो उनको भी गिफ्ट दे दिया या टिप दे दी, तो ये अगर किसी सोसाइटी में एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है तो ये एक्सेप्टेड है, इसको रिश्वत नहीं समझा जाएगा। ठीक है, जैसे होटल में आप टिप दे देते हैं, या किसी ने आपका काम कर दिया, करने के बाद अगर आपने उनको कोई छोटा सा गिफ्ट दे दिया। ठीक है, अगर कोई कानून उसके अगेंस्ट नहीं है, कंट्री का लॉ भी उसके अगेंस्ट नहीं है, तो वो रिश्वत नहीं कंसिडर होगी। लेकिन पाकिस्तान का लॉ अगेंस्ट ऐसे है कि आपको एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर गिफ्ट लेने की इजाजत नहीं है, उस अमाउंट से ऊपर जाएंगे तो वो फिर ब्राइबरी ही कंसिडर। अच्छा, लास्ट है ये मसालहा मुरासला। ठीक है। अच्छा, इसका मीनिंग अगर हम देखें तो क्या है? बेनिफिट और इंटरेस्ट, ये लिटरल मीनिंग है। अनरिस्ट्रिक्टेड, फ्री फ्रॉम टेक्सचुअल एविडेंस। ठीक है। अच्छा, इट रेफर्स टू डिराइविंग रूलिंग्स बेस्ड ऑन कंसिडरेशंस ऑफ पब्लिक वेलफेयर और बेनिफिट। बेसिकली इसका मतलब है पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट में हम कोई भी डिसीजन दे सकते हैं अगर वो कुरान और सुन्ना से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा। ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जांपल क्या है? आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैनी कुरान, अच्छा मैनी कुरान मेमोराइजेस हुफाज वर मार्टर्ड। अच्छा, ये थोड़ा सा ना आगे पीछे हो गया है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। मैनी हुफाज वर मार्टर्ड इन बैटल्स रिस्किंग द लॉस ऑफ कुरान। अच्छा, सही लिखा है, मैनी कुरान मेमोराइजर्स वर मार्टर्ड इन बैटल्स। ठीक है। अच्छा, तो क्या अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से गए तो उनके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे हुफाज जो है ना वो शहीद होने लगे। ठीक है, तो पहले ये कोई प्रैक्टिस नहीं थी कि हमें कंपाइल कर लेना चाहिए कुरान, लेकिन ये देख कर ना हुजूर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हुक्म दिया कि इसको रिटन बुक में कंपाइल कर लेना चाहिए। ठीक है। अच्छा, क्यों उन्होंने किया? पब्लिक इंटरेस्ट में। ठीक है, तो आज भी, खैर अब तो कंपाइल हो चुका है, तो आज अगर हमसे ये सवाल पूछा जाएगा ना कि क्या ये चीज सही थी या गलत थी, हम बोलेंगे सही थी। क्यों? क्योंकि इस्लामी कानून कहता है। इस्लामी कानून कैसे कहता है भाई? सोर्स ऑफ लॉ है ना मुरासना एंड मसालहा। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ये एक्ट किया तो समझेंगे सोर्स ऑफ लॉ हो बन गई। या चलें, अगर हम इस डिबेट में भी नहीं जाते कि, एक सेकेंड यार, मैसेज कर रहा है। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, हम एग्जाम्पल देख रहे थे कि हजरत अबू बकर ने अलाउ किया कि हमें कुरान को जो है ना वो प्रिजर्व करना है इन इट्स रिटन फॉर्म। क्यों? पब्लिक इंटरेस्ट। तो इसलिए ये अलाउड हुआ इस्लाम। अच्छा, इसके बाद, सिंपल सी एग्जांपल्स हैं। टैक्सेशन फॉर पब्लिक वेलफेयर। इस्लाम में ये सब टैक्सेशन नहीं थे, जो कि बाद में इंट्रोड्यूस हुई बहुत तरीके से टैक्सेशन, लेकिन वो इस्लाम में हलाल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्टेड प्रैक्टिस भी है और ये पब्लिक वेलफेयर के लिए भी है। ये इस्तेसान की भी कैटेगरी फॉलो करती है और जनरली उर्फ भी काइंड ऑफ ही फॉलो करती है, और ये उसके अगेंस्ट भी नहीं जा रही कुरान और सुन्नत के। ठीक है, इसी तरह ट्रैफिक लॉज, लॉज बनाए गए, क्यों बनाए गए? पब्लिक इंटरेस्ट में बनाए गए। और ये और भी सारी कैटेगरीज जैसे मैंने बताया उस तरह की फॉलो करती हैं। तो इस तरह से फिर हमारा जो है ना वो टॉपिक एंड होता है। और देखिए, ये जो मसालहा मुरासला, ये कभी इस पे सवाल नहीं आया। ठीक है, इस पे जो है ना, बस आप को अगर सोर्सेज ऑफ लॉ पूछी जाती है ना, तो इस पे बस एक छोटा सा पैराग्राफ लिख दे रहे हैं। ठीक है, मतलब पैराग्राफ छोटा सा कैसे लिखेंगे? लिटरल मीनिंग लिखेंगे, टेक्निकल मीनिंग लिख लेंगे, एक एग्जाम्पल दे देंगे, बस दैट्स इट। ठीक है, इसी तरह उर्फ पे, इसी तरह इस्तेसान पे, इसी तरह कियास पे। यह है कि सीएसएस के नहीं, लेकिन कुछ और पेपर्स के, मतलब कुछ और पेपर्स में ये पूछा गया है, तो इस पे थोड़ा सा ये डिटेल में कर लीजिएगा। और इसमें तो एग्जांपल्स भी काफी इंटरेस्टिंग है, आपको याद हो जाएगा। बाकी जो है इजमा, ये बहुत डिटेल में पूछा जाता है सीएसएस के एग्जाम में। इज्तिहाद डिटेल में पूछा जाता है, और ये डिटेल में हमने किया भी है इजमा।
कुरान और सुन्नत भी हमने डिटेल में किया है। इज्तिहाद मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। कल होगी नेक्स्ट क्लास या नहीं, ये मुझे अभी नहीं कंफर्म कर सकता मैं आपको दोपहर तक कंफर्म करवा दूंगा। हाँ जी, मैं ये कर दूंगा पीपीटी अपलोड। सर व्हाट अबाउट एनएफटी ट्रेजर एंड ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म, इसको तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने शायद बैन नहीं किया। और यार ये मुझसे ना पूछें, ये आलिम से पूछें। मेरे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं क्रिप्टो को लेके और बहुत सारी चीजों को लेके। तो मैं मेरे आप ओपिनियन को बेस बना के जो है ना वो इसमें मतलब नई इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिएगा। आप किसी आलिम से पूछ के ना फिर ही चीज कोई कीजिएगा। चलिए, अब तो सवाल तो कोई नहीं नजर आ रहा। सर क्या अगर हम सिर्फ हर सब्जेक्ट के पास पेपर के क्वेश्चंस टॉपिक्स हर एस्पेक्ट से तैयार कर ले तो क्या इट इज इनफ, क्योंकि हर टीचर की पास पेपर वाले टॉपिक्स पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। अच्छा देखें हिफ्जा, हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है। ठीक है, ऑप्शन ये है कि देखें अभी हम इस्लामियात में क्या कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं हर टॉपिक कवर करें। ठीक है, और हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि पास पेपर्स जो है ना उनको हम कवर करें। ठीक हो गया। अब हम तीसरी चीज क्या कर सकते हैं, हर टॉपिक को हर एस्पेक्ट से कवर करें। यही कर सकते हैं ना। अब पाकिस्तान इंडिया का जो टॉपिक है ना, अगर आप सिर्फ पास पेपर ही देख लें ना, ये कोई 12-13 एस्पेक्ट से पूछा गया पास पेपर में, कम से कम। मतलब ये कि अगर मैं पाकिस्तान अफेयर के पेपर मिला लूं, करंट अफेयर मिला लूं, ऐसे मिला लूं, इंटरनेशनल रिलेशंस मिला लूं, इंटरनेशनल लॉ मिला लूं, फिर तो 14-15 एस्पेक्ट्स हैं जो कि सिर्फ इस एक टॉपिक पे आए हैं। चले ठीक है, आपने वो 14-15 एस्पेक्ट्स कर लिए। अभी भी 10,000 चीजें हैं जो कि एग्जामिनर पूछ सकता है। पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस पे पीएचडीज होती हैं। पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस तो बहुत ज्यादा मवाद है ना उसमें। पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशंस पे पीएचडी होती है। पाकिस्तान और ईरान के रिलेशन में पीएचडी होती है। ठीक है, तो कितने एस्पेक्ट से आप कोई टॉपिक कवर करेंगे। तो टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है। ठीक है, हम क्या करें, बेस्ट क्या तरीका है अप्रोच करने का। कोशिश करें कि सिलेबस को हम टच कर लें। ठीक है, मेरी ये कोशिश होती थी कि पास पेपर के हर एस्पेक्ट से मैं कोई हर सवाल कर लूं। उसके बाद कोशिश ये होती थी कि सिलेबस के मेजोरिटी टॉपिक्स टच कर लूं, वरना 70-80% मैं कोशिश होती थी कि कर लेता था। ठीक है, सारे लोग यही करते हैं। मतलब कोई भी क्योंकि डिटेल में तो वही बात है ना, हर टॉपिक इतना आप डिटेल में जा सकते हैं कि इसकी कोई हद नहीं है। तो बेस्ट यही रेमेडी होती है कि आप पास पेपर पे फोकस करें, जितना ज्यादा सिलेबस कर सकते हैं करें। एमसीक्यूज आप पास पेपर्स के कर लें। ठीक है, और करंट अफेयर में अगर कोई चीज आ रही है, जैसे अभी मैं पास पेपर बना रहा था, मतलब आप ये प्रेजेंटेशन बना रहा था, उसमें पास पेपर के क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर रहा था। तो उसमें 2010, 11 और उसके बाद शायद 12 में भी 3 साल कंटिन्यूअसली ना निकाब पे सवाल आया है। क्यों, क्योंकि फ्रांस ने ना वो बैन लगाया हुआ था निकाब पे या हिजाब। ठीक है, तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है या इस तरह का कोई क्वेश्चन आ रहा है, या करंट अफेयर में कोई इस तरह की सिचुएशन डेवलप हो रही है, तो फिर आप जो है ना उसको भले से उसको भी इंपॉर्टेंस दे दो। ये मेरा आंसर है। हाँ हाँ, क्लास खत्म हो गई है, आप लोग जा सकते हैं। अच्छा, आपने कोई सर ये रेफरेंस लिख सकते हैं इजमा के लिए या सोर्सेज ऑफ लॉ में, एंड दोज हु हैव रिस्पोंडेड टू देयर लॉर्ड एंड एस्टेब्लिश्ड प्रेयर एंड दोज whose affairs is determined by consultation amongst themselves and from what they provided they। हाँ, ये जो है ना whose affair is determined by consultation amongst themselves, ये जो है ना इसको इजमा के लिए एक अच्छा मतलब वो आया करार देती है, तो इसलिए आप लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये ठीक हो गया जी। बस फिर अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। काफी सारे लोग ऑफलाइन भी चले गए हैं, 6-7 लोग हैं। तो फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि हाँ मतलब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।